आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। आज पिटारा में पेश है आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हित प्रियम भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। एक फिल्मकार जिन्होंने साल 2001 में मचा दिया था गदर। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल को एक साथ लाने वाली फिल्म अपने। अपने तो अपने होते हैं। साल 2010 में वो लेकर आए वीर। सुरीली अखियों वाले। उसके बाद गदर 2। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, ढलते रे इश्क भी पड़ जाते हैं। और अब वनवास। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करती हूँ। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्मकार अनिल शर्मा। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। इनसे बातचीत की है रेडियो सखी ममता सिंह ने। सुनिए इस बातचीत का पहला भाग। नमस्कार, आज हम जाने माने डायरेक्टर अनिल शर्मा के स्टूडियो में आए हैं अपने प्रोड्यूसर जुबैर खान और इंजीनियर हर्क पाटले के साथ। मैं रेडियो सखी ममता सिंह। अनिल शर्मा जी, हम आपका स्वागत कर रहे हैं विविध भारती परिवार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं सारे श्रोताओं को मेरा बहुत सारा नमस्कार। और ये नववर्ष में हम लोग 2025 में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो पूरे वर्ष के लिए और पूरे जीवन भर के लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी नमस्कार। शुक्रिया सर। सबसे पहले हम आपको बधाई दे रहे हैं बनवास फिल्म के लिए। जी धन्यवाद। और बनवास जो फिल्म का स्ट्रक्चर है, जो थीम है, सचमुच कहें तो हमें बड़ी पसंद आई। और वो फिल्म रुलाती भी है, कहीं कहीं जज्बाती करती है। नाना पाटेकर जो कि एक ऐसे व्यक्ति बने हैं, ऐसा किरदार निभाया है, याददाश्त उनकी खोती उनकी पत्नी के न रहने पर। फिर बड़ा ही अलग तरह का कथानक है। तो ये कथानक आपको कहाँ से मिला, कैसे आपने इसको बुना? क्या है ना, देखिए संसार बहुत तेजी से बदला है जी। वो त्रेता था जब भगवान राम वनवास गए थे अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। आज तो घर घर में वनवास है। आप घर में रह भी रहे हैं तो हर बुजुर्ग आदमी वनवासी की तरह ही रह रहा है जी। ऐसा नहीं कि बच्चे प्यार नहीं करते, बच्चे प्यार भी करते, लेकिन समय नहीं है उनके पास। तो ये सारी बातें हम देखते थे जी। हमको महसूस होती थी। पिछले दिनों माता पिता भी नहीं रहे, तो जो एक वैक्यूम होता है वो भी हमने देखा कि पिता होते हैं, माँ होते हैं, तो उस वक्त आप कितना समय उनके पास गुजारते हैं। उतना नहीं गुजार पाते जितना शायद उनको जरूरत है, जितना उन्होंने आपके साथ गुजारा था जब आप बच्चे थे जी। तो जब नहीं रहते तो आपको ख्याल आता है कि आपसे क्या अपराध हो गया। पूरे हर व्यक्ति को जो अपने माता पिता को प्यार करता है, इसीलिए हर दिन उनको जाने के बाद याद करता है। तो मैंने सोचा कि ऐसी कोई फिल्म क्यों ना बनाई जाए जो इस बात को थोड़ा सा दर्शकों में एक जागृति पैदा की जाए जी। गदर 2 के बाद मुझे सारे चांसेस थे मैं कोई बड़ी एक्शन फिल्म बनाऊं। नाना पाटेकर साहब ने भी मुझसे कहा कि आप कोई बड़ी एक्शन फिल्म क्यों नहीं बनाते हो, ये क्यों बना रहे हो। मैंने कहा ये बनाना इसलिए कि समाज की चेतना के लिए बहुत जरूरी है, ये मेरा सामाजिक दायित्व है एज ए फिल्म मेकर। और मैंने बहुत सी ऐसी घटनाएं भी सुनी थी। ऐसी घटनाएं सुनी कि कोई आदमी अपनी माँ को उनके पिता की मृत्यु के बाद जो विदेश में रहता था वो सारी प्रॉपर्टी बेच के माँ को एयरपोर्ट लाया और एयरपोर्ट पे छोड़ के चला गया।
ऐसी बहुत सी घटनाएं सुनी तो हृदय विदारित होता था, बहुत मन एकदम विचलित होता था कि ये सब क्यों। तो ये सब्जेक्ट मुझे छूता था हमेशा जी। तो मैंने सोचा कि गदर 2 के बाद समय है कि जहाँ थोड़ा सा लोगों की चेतना जगाऊं और अपना सामाजिक दायित्व निभाऊं और इस फिल्म को बनाऊं। तो मैंने बनाई ये फिल्म और जिस तरह से लोगों ने प्यार दिया इस फिल्म को, मैंने ऐसा कभी 300 लोगों को एक साथ थिएटर में रोते देखा ही नहीं। मैंने ऐसे विजुअल देखे नहीं है। जो विजुअल मेरे पास आए, मतलब क्या बताएं। पार्लियामेंट में शो रखा, पब्लिक में शो रखा, वनवास को देखकर एक जजमेंट आ गया जी कि अब कोई भी माता पिता अगर कोई अपने बच्चों को गिफ्ट देता है, अगर वो माता पिता का ख्याल नहीं रखता तो वो गिफ्ट डीड वापस ली जा सकती है जी। ये बड़ा ही अच्छा अचीवमेंट है और ये बड़ी अच्छी सामाजिक चेतना न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है। तो बस ये सब चीजों के लिए शायद ये फिल्म बनाई थी। ये सब चीजें घट जाएं इसीलिए इस फिल्म का ख्याल आया जी। बड़ा अच्छा लगा कि उसमें उत्कर्ष को भी आपने रखा और उत्कर्ष को ऐसा किरदार भी दिया है कि वो नेगेटिव भूमिका भी निभाते हैं पहले, फिर बाद में वो नाना पाटेकर के लिए एक ऐसा रोल अदा करते हैं जिसको सबको करना चाहिए, एक भटके हुए पिता को। तो बताइए, उत्कर्ष आपके बेटे हैं निजी जीवन में, लेकिन पर्दे पर उन्हें डायरेक्ट करना कैसा अनुभव रहा वनवास फिल्म के लिए? बहुत ही अच्छा रहा। मैंने तो गदर 1 से उसको करता आ रहा हूँ, जहाँ छोटा बच्चा था, फिर जीनियस, फिर गदर 2, ऐसे बहुत सारा करता रहा हूँ। और जब मैं पिक्चर करता हूँ उसके साथ एज ए डायरेक्टर, तो मेरा एक्टर और डायरेक्टर का ही रिश्ता रहता है, क्योंकि सेट पे वही रिश्ता रह सकता है। घर में ठीक है होता है, मैं उससे बहुत डिस्कशन करता हूँ, बहुत सारे राय मशवरे भी लेता हूँ। 5 साल अमेरिका में पढ़ के आया है, काफी उसको सिनेमा की समझ है, फिल्म यंग है, यूथ है, आज के हालातों को भी समझता है, आज की यूथ की भावना को भी समझता है। तो बहुत सारी उसके साथ बातें होती हैं घर में, लेकिन सेट के ऊपर हमेशा एक्टर और डायरेक्टर एक्टर जो कुछ उसे सही लगता है वो मुझे बोलता है कि पापा मैं ऐसा करना चाहता हूँ, और मुझे जो सही लगता है मैं वैसा ही करता हूँ। मतलब कि मुझे सेट के ऊपर ये लगता ही नहीं वो बेटा है मेरा। मुझे तो जो कलाकार है, पार्ट 2 मिनट भी लेट अगर कभी हो जाए तो बहुत गुस्सा आ जाता है, एक शॉट भी ऊपर नीचे हो जाए तो बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, ना तो टाइम से वो लेट आता, ना शॉट उसका खराब होता, इतना इन्वॉल्व हो जाता है। आई रियली एंजॉय वर्किंग विद हिम। जी, एक गाना सुनते हैं, वनवास फिल्म का है, फिर उत्कर्ष के बारे में और बातें करते हैं। वनवास का कौन सा गाना सुनवाए? यादों की झरोकों से। हम सबका पसंदीदा गाना है ये, सुनते हैं यही गाना। तुम क्या जानो हो मेरे साजन, बिरहा में होती आँखें नम, हर दस्तक पे, हर आहट पे लगता है कि आ गए हो तुम। झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करता हूँ, यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करता हूँ। तुम भूल भी जाओ पर मैं तो, तुम भूल भी जाओ पर मैं तो
तुमको ही पुकारा करता हूँ। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करती हूँ। सचमुच में कितनी नादान हो तुम, मुझे जान के भी तो अनजान हो तुम इश्क नहीं हो बस मेरे लिए, जो मुझ में बसी है वो जान हो तुम, मेरी जान हो तुम, मेरी जान हो तुम। ये आंखें जहाँ तक भी जाएं, ये आंखें जहाँ तक भी जाएं, बस तेरा नजारा करता हूँ। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करता हूँ। से जुदा उस दिन हो जाती हूँ, तुम मुझसे खफा यारा जब होते हो, मैं खुद से खफा उस पल हो जाती हूँ, खो जाती हूँ, खो जाती हूँ। मुझे प्यार है तुमसे इस कारण, मुझे प्यार है तुमसे इस कारण, हर बात गवारा करती हूँ। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करती हूँ। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करता हूँ। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करता हूँ। गाने से पहले बात चल रही थी उत्कर्ष की, तो आपने उत्कर्ष के बारे में बताया कि एक डायरेक्टर और एक्टर का रिश्ता होता है पर्दे पर, लेकिन घर में कैसा रिश्ता होता है? बच्चे शरारत भी करते हैं और कई बार जिद भी करते हैं, कई बार मुश्किल में पड़ जाते हैं माता पिता, खास तौर से जो बहुत व्यस्त रहते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा? मेरे साथ तो भैया भगवान ने मुझे बहुत समय दिया बच्चों के साथ गुजारने का। मैंने हर फिल्म में 1-2 साल का अंतराल लिया। मेरे जीवन में ये बहुत ऐसा था, मैं क्योंकि फिल्मकार हूँ,
कहानियां लिखता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि बच्चों का बचपन खो जाता है, माता पिता बच्चों को बचपन देख ही नहीं पाते, काम में इतने व्यस्त रहते हैं। तो कुछ ईश्वर ने, कुछ मैंने सोच समझ के हमेशा हर फिल्म के दौरान 2 साल, 1 साल, 3 साल का गैप रहा। फिल्म में गैप रहता है तो डायरेक्टर क्या करेगा, घर में ही रहेगा और या ऑफिस में रहेगा। तो मेरा घर ऑफिस तो आमने सामने ही है, तो मेरा बच्चों के साथ बहुत अच्छा जीवन गुजरा और बहुत खेल कूद वाला। मैं तो बहुत मस्ती मजाक मौजी हूँ और बच्चे भी मेरे वैसे ही है। कभी कोई जिद की उत्कर्ष ने? आपने उत्कर्ष बेचारा जिद्दी है ही नहीं, बल्कि मैं कई बार बोलता हूँ यार ये ले लो, ये ले लो। वो माँ पे गए हुए हैं। माँ थोड़ी सी हर चीज को, एक जो होते वो जरा भी महंगी चीज होगी तो खरीदेगी नहीं, 10 बार्गेन करेगी, 10 चीजें करेगी। बच्चे भी वैसे ही हो गए हैं, मुझे ही बोलते हैं। मैं बल्कि एक दुकान पे जाऊंगा तो 10 चीजें एक साथ खरीदूंगा, वो 10 दुकानों पे जाएंगी तो एक चीज खरीदेंगी। क्या बात है। जैसा हुआ है, भारत की नारियां ऐसी है सारी। बिल्कुल। अब जिक्र चूंकि श्रीमती जी का आया है तो हम चाहते हैं कि उनके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं कि हमने सुना गायिका है वो। हाँ, शास्त्रीय गायिका, वो शास्त्रीय संगीत गाती हैं वो। हाँ। सुमन शर्मा जी बहुत ही अच्छी है, कलकत्ता से है। वैसे तो उनका निकास वृंदावन से है, लेकिन उनके माता पिता कलकत्ता चले गए थे, तो एक उनके अंदर एक संगीत है। लेकिन उन्होंने भी क्या किया कि अपना सारा संगीत राइट लेफ्ट रख दिया और बच्चों को ही पालने बढ़ाने में लगी रही जी। उनकी जिंदगी में उनको लगा कि उनका संगीत उनके बच्चे ही हैं। तो इसी वजह से मेरा बेटा और मेरी बेटी कैरविना, वो भी बहुत अच्छी सिंगर है, लेकिन इंग्लिश सिंगर है। वो भी 4-5 साल अमेरिका रही कैरविना और वहां से करके आई। मतलब दोनों ही बच्चों संगीत जानते हैं माँ की वजह से। मैं तो बिल्कुल नहीं जानता। तो भी आपकी फिल्मों का संगीत पक्ष बहुत बुलंद होता है, चाहे वो गदर की बात करें हम, चाहे अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कोई भी फिल्म हो। तो बताइए कि पत्नी का संगीत पक्ष बड़ा मजबूत है, तो आपकी फिल्मों पर उनकी कैसी पकड़ रहती है? बुराई करती हैं, अच्छाई? मैं उनको इन्वॉल्व करता हूँ, उनसे राय लेता हूँ। संगीतकार भी थोड़ा सा उनको सुनाते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के ही सुनाते हैं। उनको मालूम है कि जो वो बोलेंगी वो राइट ही बोलेंगी, नोट्स सबके बारे में करेंगी। और बिटिया भी मेरी बहुत अच्छी है, तो उसको भी मैं इन्वॉल्व करता हूँ। इन्वॉल्व मतलब एज ए श्रोता, बाकी कोई नहीं है। तो वो अपना कमेंट दें बराबर, वो अपना एकदम, दोनों के माँ बेटी के कमेंट आ जाते हैं। अच्छा है। सुमन जी तो प्रोडक्शन भी सारा देखती ही है जी। तो वो तो ऑफिस में भी पूरी तरह इन्वॉल्व है जी। तो घर में निर्देशन किसका चलता है, आपका बतौर डायरेक्टर अनिल शर्मा या सुमन जी? घरों में तो निर्देशन बीवी का ही चलता है हर घर में। मैं अपनी दुनिया में मशगूल रहता हूँ। जो करना है, जैसा करना है, वो धर्मपत्नी जाने। जो लेना है, जो देना है, रिश्तेदारों में इधर उधर, शादी ब्याहों में, घर में क्या आना है क्या नहीं आना, मेरे को कुछ नहीं मालूम। जो जाने वो जाने भैया, अपने को कोई लेला देला नहीं है। जो व्यवहार निभाने रिश्तेदारियों के, जो व्यवहार निभाने प्रोडक्शन में, वो सब वो निभाए। क्या बात है। इससे महिलाओं को सम्मान ज्यादा मिलता है और मैं भी एक महिला हूँ, तो ये बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब सुमन जी के नाम कोई गाना आप बताइए, कौन सा गाना सुनवाएं श्रोताओं को? मेरी जीनियस फिल्म का गाना सुनवाइए, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। सुनते हैं यही गाना। जब से चढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे। तू जो मेरे संग चलने लगे तो मेरी राहें धड़कने लगे, देखो जो ना एक पल मैं तुम्हें तो मेरी बाहें तड़पने लगे। इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे तेरा फितूर, जब
लकीरें यही कहती है कि जिंदगी जो है मेरी तुझी में अब रहती है। लबों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश, लफ्जों में कैसे मैं बताऊं, एक तुझको ही पाने की खातिर सबसे जुदा मैं हो जाऊं। कल तक मैंने जो भी ख्वाब थे देखे तुझ में वो दिखने लगे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। हम थोड़ी देर पहले वनवास फिल्म की बात कर रहे थे। अनिल जी बताइए कि वनवास में नाना पाटेकर को आपने कहानी सुनाई, तो एक तो बताइए कि कैसा था वो समय जब आपने नाना पाटेकर को कहानी सुनाई, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, रिएक्शन क्या था, और उनके साथ काम का कैसा आपका एक्सपीरियंस था? देखिए, नाना जी का क्या है कि बहुत ही उम्दा, बहुत ही ग्रेट कलाकार हैं। ये कोई नई बात नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, हर कोई यही कहता है। जब हम फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे तो बहुत सारे कलाकार जहन में आए। नाना सर तो खुद वनवास में थे, अचानक उनका नाम आया तो मैंने कहा यार वो तो बहुत बढ़िया करेंगे और आज की जनरेशन देखेगी कि एक्टिंग का लेवल क्या होता है। लाजवाब एक्टिंग है उनकी। तो बस हमने उनको संपर्क किया, उन्होंने हमें पुणे बुलाया और पहली मुलाकात में ही 15 मिनट में उन्होंने हमसे हाँ कर दिया। उनको सब्जेक्ट अच्छा लगा, इस सब्जेक्ट को ना कौन कर सकता था, सुनना ही इम्पोर्टेंट था। उन्होंने हाँ कर दिया, बस उसके बाद शुरू हो गए उनके साथ काम करना। मतलब 1 मिनट कभी सेट पे हमारा खराब नहीं किया उन्होंने। टाइम पे आना, टाइम पे जाना, और 8 घंटे का काम 6 घंटे में, 4 घंटे में खत्म हो जाना उनके साथ हुआ। सो माई एक्सपीरियंस वर्किंग विद नाना पाटेकर सर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन टू वर्क विद हिम। जी बिल्कुल, विराट एक्टर माने जाते हैं और उनकी अदायगी के हम सब कायल हैं और की ओर चलते हैं। बड़ी ही जज्बाती फिल्म और हम सब के दिलों को जोड़ने वाली फिल्म। तो इस फिल्म के बाद और गदर 2 बनाई आपने, एक लंबा गैप था, तो आपको कोई रिस्क नहीं लगा कि इतने लंबे समय के बाद गदर 2 आ रही? गदर 2 मैं तभी बनाना चाहता था जब मुझे इमोशन का बॉम्ब मिल जाए। जैसे गदर 3 मैं तभी बनाऊंगा जब मुझे इमोशन का एटम बॉम्ब मिल जाएगा। तो उसका बॉम्ब ढूंढने में 20 साल लग गए। मुझे मालूम था तारा सिंह का किरदार लोगों को पसंद आएगा और लोग देखना चाहेंगे उनका बेटा जीते बड़े होकर क्या करता है, क्योंकि जीते से भी बहुत लगाव हो गया था लोगों को। तारा, जीते, सकीना, इन तीनों किरदारों से बहुत लगाव था। तो तारा, सकीना को तो लोग दे चुके थे, ये वो मिठाई थी वो खा चुके थे, लेकिन जीते वाली मिठाई खाई नहीं थी। जीते बड़ा होकर क्या करेगा, तो मैं जानता था लोगों का इंटरेस्ट होगा और वही इंटरेस्ट एडवांस बुकिंग में दिखा, वही इंटरेस्ट ऑडियंस थिएटर में दिखा। तो मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि मैं गदर 1 के नाम को इस्तेमाल करके सिर्फ पिक्चर नहीं बनाना चाहता कि थोड़ा ओपनिंग मिल जाए। मुझे ऑडियंस के गदर 1 के इमोशन को समझना था, क्योंकि गदर मेरी फिल्म नहीं है, ऑडियंस की फिल्म है, उन ऑडियंस का इमोशन है, तो उनके इमोशन को मैं दगा नहीं दे सकता। एज ए फिल्मकार मैं आज हूँ तो सिर्फ ऑडियंस की वजह से हूँ। ऑडियंस का इमोशन जो मेरे और मेरी फिल्मों के लिए, उनके लिए हूँ। तो अगर मैं ईमानदार आदमी हूँ तो मैं ऑडियंस के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, मुझे उनके साथ वफादारी निभानी है पूरी ईमानदारी के साथ। और इसी कारण से आज 40-45 साल हो गए मैं फिल्म लाइन में हूँ, उनके प्यार की वजह से। तो गदर 2 मुझे बनानी थी सिर्फ गदर 1 के इमोशन को आंदोलित करने के लिए उनके मन में, और उस इमोशन को उतना करने के लिए, इसीलिए गदर 2 में इसका संगीत पक्ष बड़ा बुलंद रहा। गदर 1 के गाने तो खूब हिट हुए। मतलब हम रेडियो की बात करें तो विविध भारती से हर दिन ये गाने बजते रहे। मतलब चाहे उड़ जा काले कावा हो, चाहे मैं निकला गड्डी लेकर, और साथ में उदित नारायण की आवाज लोगों को खूब पसंद आई। गदर 2 में भी वो गाने आपने इस्तेमाल किए, तो इसकी कोई खास वजह थी? गदर बिना उड़ जा काले कावा की कैसे होगी, वो तो उसका ब्लड
ब्लड लाइन है, और मैं निकला के बिना कैसे होगी, वो उसके जो बैकग्राउंड के आलाप से उनके बिना कैसे होगी। और इसीलिए वो सब थे। गदर 2 के गाने बनाने वक्त हमारे सामने बड़ा चैलेंज था मिथुन के लिए, क्योंकि गदर 1 का म्यूजिक कितना बड़ा हिट था, मगर मिथुन ने जो गाने बनाए, झूम झूम और दोनों तीनों जो भी गाने बनाए, खैरियत और वो कवाली जो भी बनाए, वो भी इतने कमाल आए। उदित नारायण ने उसमें जो गाना गाया है, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे हमारे श्रोताओं को? उदित नारायण जी हमारे बड़े प्रिय व्यक्ति हैं और हमारा उनका पारिवारिक रिश्ता है। मेरे पिता के समय जब मैं एडिटर हुआ करता था तुलसी घिमरे, वो उनको लेके आया करता था श्रद्धांजलि हुकूमत के टाइम पे, जब मैं नया नया था तो हमारे घर आते थे, तब वो भी नए थे। हम लोगों का तब से उनका रिश्ता है। क्या परिवार है उनका, उनकी पत्नी, उनका बच्चा, 50 साल उस परिवार को फिल्म लाइन में हो गए, लेकिन आज भी नेटिव हैं, आज भी वैसे ही है जैसे एक आम आदमी होता है। उनमें कोई स्टार वाला जादू उनमें या उनके परिवार में चढ़ा नहीं है। गदर 1 के टाइम पे जब मैंने उनसे कहा था, उन्होंने गाया, तो हमारी उनकी बात हुई थी कि पूरे पिक्चर के गाने वो गाएंगे, और मैंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो मुझे बोले मुझे पूरी पिक्चर के गाने गाने, सब्जेक्ट इतना अच्छा है। मैंने कहा चलो करो, तो उन्होंने पूरी पिक्चर गाए। और इस बार जब गदर 2 के टाइम पे हमने कहा कि आपको उस अंदाज में नहीं गाना है जिसमें गदर 1 में गाया था, थोड़ा हस्की अंदाज में गाओ, तो उन्होंने काफी रिहर्सल्स की उसके लिए, 10-12 दफे रिकॉर्डिंग में आए, तब जाके वो कहीं वो अंदाज में गाए। और मिथुन ने भी कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी। और सेकंड वर्जन ऑफ उड़जा इनमें निकला भी, देखो उदित नारायण साहब ने अपनी कॉलर ट्यून भी लगा रखी थी, उड़जा काले कांवा, क्योंकि हमारी बात चल रही थी। और ये जो बारीक बात आपने बताई, हस्की आवाज वाली, हम सब ने महसूस किया इसको, और सचमुच बहुत अच्छी लगी आवाज, और गाना भी बड़ा हिट हुआ। इस समय कौन सा गाना आपकी ओर से हम सुनवाएं श्रोताओं को? गदर से मैं गाना चाहूंगा मुसाफिर जाने वाले। ये गाना। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब के हवाले। सपने ये सपने शीशे के खिलौने, टूट के बस लगते हैं रोने। दिलों पे छा जाते हैं ये बादल काले काले, चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले। ओ दरिया दे
कहानी। नहीं हम भूलने वाले, नहीं तुम भूलने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले। मुसाफिर जाने वाले, नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले। तो ये ऐसे गाने हैं जो एक तरह से कल्ट सॉन्ग हो गए हैं। एक सवाल मेरे जहन में यहाँ पर आ रहा है, अनिल जी बताइए कि जब गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई थी, उसी समय एक और फिल्म रिलीज हुई थी, कल्ट फिल्म, दोनों फिल्में कल्ट हुई, लगान। तो दोनों फिल्में एक साथ रिलीज हुई, आपके मन में किस तरह की हलचल हो रही थी? मेरे मन में कुछ नहीं था। मैंने कहा तो क्या 3 पिक्चर भी चलती हैं, पिक्चर अच्छी हो तो। गदर गदर है, लगान है, वो भी चली, गदर भी चली, मगर गदर 4-5 गुना कलेक्शन हो गई। आमिर खान साहब ने भी पिछले दिनों पॉडकास्ट के दौरान कहा, सारे दुनिया को मालूम है। तो दोनों पिक्चरें चली और बहुत बढ़िया चली और दोनों को बहुत सारी बधाई। मैं खुद भी गदर को बधाई, गदर उनको बधाई दे दूं। और गदर ने तो इतिहास रच दिया और सबके दिलों को जोड़ लिया कि एक ऐसी प्रेम कथा रची गई जो कहीं पहले पढ़ी नहीं गई, लिखी नहीं गई। आपने आमिर खान का जिक्र किया कि हमने भी कहीं देखा था कि आमिर खान वनवास फिल्म के लिए कुछ बोल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? आने वाली किसी फिल्म में आमिर आपकी फिल्म में दिखेंगे या? देखिए, आमिर खान साहब के साथ कौन नहीं काम करना चाहता, मैं तो बिल्कुल करना चाहता हूँ। जब समय आएगा उनके तो साथ आपकी मुलाकात कोई? मेरी उनके साथ बड़ी पुरानी मुलाकात है। अब ये सब आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार जी, ये सब उस दौर के कलाकार हैं जब हम भी ग्रो हो रहे थे, वो भी ग्रो हो रहे थे। तो इन लोगों से रिश्ते हमारे बड़े पुराने और ये अलग तरह के कलाकार है। ये वो जमाना ऐसा था कि जब कोई वैनिटी वैन नहीं होती थी, आप कभी भी किसी से जाके मिल लेते थे, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना होता था। कभी भी जाओ, अगर सामने से गुजर भी रहे, वो कुर्सी पे बैठते थे तो आपको बुला लेते, अरे भैया ने लाओ, 5-10 मिनट गप्पे मारी, कुछ खाना खाया, कुछ चाय पी, चले गए। तो ये सब बेतकल्लुफ लोग हैं, उनके बड़े बेतकल्लुफ रिश्ते हैं इन लोगों से, तो मित्रता वाले रिश्ते हैं। तो इनके साथ तो हमेशा अच्छा ही लगता है और काम करने का भी। सलमान खान का भी नाम लिया आपने, एक फिल्म बनाई थी वीर, जिसमें वीर के गाने भी खूब हिट हुए थे, फिल्म भी बड़ी सराही गई थी। तो सलमान खान को आपने उसमें लिया, तो उनके साथ कैसा आपका? बहुत ही अच्छा। सलमान खान साहब के साथ वीर, सलमान खान साहब का सब्जेक्ट था, वो इस पिक्चर को बहुत सालों से करना चाहते थे। अपने जब हमारी पिक्चर रिलीज हुई और काफी हिट हुई, अपने में कैटरीना जी थी। उन दिनों कैटरीना जी ऐसी मेरे पास आती थी क्योंकि अपनी कर रही थी। तो एक दिन यहीं जहाँ बैठी हैं वहीं वो बैठी थी और मुझे बोले कि भाई आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो फिर मैं भाई से मिलने गया, सलमान भाई से। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे ये पिक्चर है वीर। तो मैंने कहा बिल्कुल, मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है। उन्होंने मुझे पूरी स्क्रिप्ट सुनाई और तो बस फिर सब्जेक्ट पे हम लोगों ने काम किया। बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत बॉडी बनाई। और सलमान का जो लुक वीर में है ना, कमाल का लुक है। सलमान के बारे में लोग कहते हैं कि वो सिंसियर नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत सारे की बातें कहते हैं, लेट आते हैं, ये आते हैं, लेकिन मैं सलमान साहब के साथ बारे में एक ही बात कहता हूँ कि वो ओवर सिंसियर आदमी है। क्या बात है? वो सिर्फ फिल्म सोचता है, फिल्म पीता है। रात को अगर वो बैठे भी हैं और महफिल भी लगी हुई है तो भी उस महफिल में अगर 2 बजे तक है तो सिर्फ फिल्म का ही जिक्र होता है। कोई गप्पे नहीं होती, किसी की बुराई नहीं होती, किसी की भलाई नहीं होती। जिस फिल्म की कल शूटिंग करनी है उस फिल्म का जिक्र करते रहते हैं, उस फिल्म के सीनों का जिक्र करते रहते हैं। वो ऐसे करना है, वो ऐसे करना है। बहुत ही सिंसियर आदमी है टुवर्ड्स हिज वर्क एंड आई सैल्यूट फॉर हिज सिंसियरिटी। तो मुझे तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। वो 12-12, 1-1 बजे कभी मुझे फोन करके बुलाते थे, देखो अनिल जी ये देखो, शर्मा जी ये देखिए, असर बोलते थे, ये देखिए साजिद वाजिद ने एक धुन बनाई है, ये सुनिए कैसा लग रहा है आपको। ऐसा उनको ही बुला लेते हैं मुझे। तो ऐसा उनका चलता है। तो सुरीली आँखों वाले कहा जाए उनके लिए? हाँ बिल्कुल, उनके लिए सुरीली आँखों वाला कहिए या दबी दबी सांस कहिए, कोई भी कहिए, वीर के सारे गाने अच्छे हैं। कोई भी जो आपके मन से आप लगाइए। बेहतरीन गाने हम सबके जहन में बसे। और मेरे लिए तो खास बात है, सुरीली की बात करते हैं। फिल्म अपने सिनेमा हॉल में हमने देखा कि अगल बगल के लोग भी रो रहे हैं, हम सब रो रहे हैं, हम अपने परिवार के साथ, मैं अपने हस्बैंड के साथ रो रही हूँ, वो रो रहे हैं। जैसा भी अपने के बारे में बताइए, कहाँ से ये आइडिया आया आपको अपने बनाने के लिए?
देखिए, मुझे तीनों ड्यूल्स के साथ पिक्चर बनानी थी। धर्म जी मुझे बोलते थे ये करो, सनी भी बोलते थे, बॉबी भी बोलते थे, एक पिक्चर हम तीनों के साथ। अब कई सालों तक, गदर के बाद से ये सिलसिला चलता रहा, कई सालों तक हम कहानियां बनाते रहे, लेकिन जो राइटर लाए या हमारा मन भी जो कहानी का है, वो तीनों को एक्शन बनाता था। एक डॉन है, उसके डॉन के 2 बेटे हैं, एक ये है, एक वो, या 3 डॉन है। अरे मैं इनका फिल्म में बार बार सोचता था एक ही धर्मेंद्र काफी है सारे विलेनों को खत्म करने के। 3 लोग क्या करेंगे, ये किस किस को मारेंगे, कितने 300 विलेन लाएंगे क्या? मैंने कहा मुझे एक्शन छोड़ के कुछ भी बनाना है। तो अल्टीमेटली कोई कहानी नहीं आ रही थी। एक दिन फाइनली मैं थक गया, मैंने कहा अब नहीं मुझसे होती भाई, अब मैं किसी और हीरो के साथ फिल्म बनाता हूँ या सनी के साथ सोलो बनाता हूँ, ये तीनों ड्यूल नहीं होंगे। कि अचानक उस लम्हे में कथा आ गई। 1 मिनट लगा इस कथा, इस विचार को आने में, और आ गया। और मैं इतना एक्साइट हो गया, कहानी आती, मैंने धर्म जी को सुनाया, सनी को सुनाया, बॉबी को सुनाया, सुनाते सुनाते 1.5-2 घंटे का नरेशन बन गया। ऐसा कहानी अपने आप सीन्स लेती आई, अपने आप सीन्स बनाती गई कहानी, और लोगों ने खूब सराही। तो इसमें कहानी में आपका कितना योगदान था, मतलब कहानी लिखने में? मेरा तो हर स्क्रिप्ट में योगदान रहता ही है, एज ए डायरेक्टर रहता ही है। राइटिंग मैं करता ही हूँ हमेशा राइटर के साथ, और बेसिकली तो मैं सबसे पहले तो राइटर हूँ। मैंने पहली 5-6 फिल्में तो मैंने खुद ही लिखी थी, इसमें कभी कोई राइटर ही नहीं था। बाद में मुझे काम इतना आ गया और मैं चाहता था कि लोगों के साथ जुड़ना, उन लोगों के नए विचार आना, तो मुझे इत्तेफाक से राइटर भी सब बहुत अच्छे मिले। शक्तिमान जी मिले, नीरज पाठक मिले, शब्द कुमार जी मिले, अभी सुनील सरवैया, अमजद, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर मुझे हमेशा मिलते रहे, जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत अच्छा और कथानक अलग तरह से चुनकर ले आते हैं, बड़ा अच्छा लगता। क्या राइटर का भी इनपुट आ जाता है तो थोड़ी नई बात और ज्यादा आ जाती है। मेरे पास जो है वो तो आएगा ही, देखो कहानी में दूसरे का भी कुछ इनपुट आ जाएगा तो 1 और 1 11 हो जाएंगे। और ये आपकी उदारता है जो फिल्म को और उत्तम बनाती है, अच्छा बनाती है। तो अब आगे बढ़ने से पहले बात अपने की चल रही है, तो फिल्म अपने का गाना सुनवाए। अपनों को बनवास, ये संसार का परिवर्तन है, वहाँ से लेके यहाँ तक का सफर है। ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक पहलू है अपने ही तो अपने होते हैं, और दूसरा पहलू है अपने ही देते हैं अपनों को बनवास। आधा गिलास खाली, आधा गिलास। तो अब अपने फिल्म का गाना सुनते हैं। अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। दिल ने बनाए कितने बहाने, दो जा कोई क्या पहचाने, जो तन लागे सो तन जाने। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा, तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा
मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो। उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, खुशियाँ मिले तुझको सारे जमाने की। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तेरी मेरी राहों में चाहे दूरियां हैं, इन फासलों में भी नजदीकियां हैं। सारी रंजिशों को तू पल में मिटा ले, आजा भी जा मुझको गले से लगा ले। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। अनिल जी, अपनी फिल्म का गाना हमने सुनवाया श्रोताओं को, और अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये जमाना ओटीटी का है और ओटीटी पर हम बहुत कुछ देखते हैं, वेब सीरीज की भरमार है, कुछ अच्छी वेब सीरीज भी देखने को मिलती हैं जो हम बैठ के लगातार छोड़ नहीं सकते, देखते हैं। कुछ म्यूजिकल वेब सीरीज भी आ रही हैं, तो आपका कुछ विचार है आगे चलकर वेब सीरीज ओटीटी पर आने का? ओटीटी पे मैं सोच तो रहा हूँ, अभी मैं अपनी टीम को लगाया हुआ है कुछ सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए। कुछ अच्छे सब्जेक्ट ऐसा मिल जाए कि जिसे हम बनाएं तो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अपने की, और धर्मेंद्र जी का जिक्र किया और बड़ी दिलचस्प बात आपने साझा की। धर्मेंद्र जी के साथ आपने हुकूमत फिल्म भी बनाई थी, तो उनके साथ काम किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? कोई खास, कोई यादगार घटना बताइए। अरे धर्म जी के साथ तो पूछिए मत, मोस्ट लवेबल मैन पर्सन एंड द सुपरस्टार ऑन दिस अर्थ, मोस्ट हैंडसमेस्ट। तो ऐसा उनका क्रेज मैंने कभी ऐसा क्रेज ही नहीं देखा। हम नैनीताल में शूटिंग करते थे, 50-50 हजार आदमी खड़े हो जाते थे और गाड़ी उनकी टर्न नहीं होती थी, तो धर्म जी वहीं बैठ के आम आदमी की तरह मुड़गेली पे बैठ के खाना खा लेते थे। जिस होटल में रहते थे नैनीताल के में, वहाँ 5,000-7,000 आदमी अर्ली मॉर्निंग 6 बजे आ जाते थे, तो हमें हर बार उनके होटल चेंज करने पड़ते थे। फिर फाइनली हमें उन्हें रानी खेत रखना पड़ा। ऐसा क्रेज तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो यहाँ पर कोई गाना सुनवाना चाहेंगे धर्मेंद्र जी के लिए? धर्मेंद्र का तो बहुत गाना है, हुकूमत का ही गाना है, दुनिया में जो रहेगा तो प्यार रहेगा। बड़ा हिट गाना हुआ था उस वक्त, मतलब बवाल कर दिया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का गाना था। हर शादी ब्याह इस गाने के बिना, कोई मंडप गाने के बिना रहा ही नहीं। सुनते हैं यहाँ पर यही गाना। जाने माने फिल्मकार अनिल शर्मा से रेडियो सखी ममता सिंह की इस बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। दूसरा भाग सुनिए अगले हफ्ते इसी दिन। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।